हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में टॉपिक क्या चल रहा है अपना, टेरिडोफाइट्स, जिसमें यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं कौन से, इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में, इक्विसिटम के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो इक्विसिटम होता है उसमें बीजाणुविद की संरचना के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है कि भाई इक्विसिटम में बीजाणुविद व युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है। बीजाणुविद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद टॉपिक है अपना इक्विसिटम का युग्मकोद्भिद। अब उसके बाद हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भाई जो इक्विसिटम में जो युग्मकोद्भिद होता है इसका जो विकास होता है किस प्रकार से पाया जाता है। तो युग्मकोद्भिद अपना टॉपिक है युग्मकोद्भिद का विकास। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो बीजाणु होते हैं उसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो बीजाणु होते हैं वो क्या होता है, उनका बीजाणु धानियों में निर्मित होते हैं। उसके बाद इनका स्फुटन होता है, बीजाणु निर्मित होते हैं और वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, पादप से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो बीजाणु होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात एक तो ये हो गई कि जो युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, बीजाणु के अंकुरण से होता है। तो यहाँ जो डायग्राम दिखा रखा है एक प्रकार का क्या है, बीजाणु होता है। ठीक है, अब बीजाणु क्या करता है, जल अवशोषित करता है, अनुकूल परिस्थितियों में क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। जैसे ही वो जल को अवशोषित करता है तो बीजाणु क्या होता है, फूल जाता है, आकार में क्या होता है, फूल जाता है। भाई जल अवशोषित करेगा तो क्या होता है, आकार में फूल जाता है और इसकी जो भित्ति होती है ये फट जाती है, जो बाह्य भित्ति होती है वो फट जाती है। इसके बाद इससे इलेटर्स निकलते हैं। जैसे जैसे इसमें अंकुरण होता है तो इलेटर्स भी इससे क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि विभाजन होता है। ठीक है, बीजाणुओं में क्या होता है कि विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। इसके अंदर की तरफ क्या बनती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं और दोनों कोशिकाएं कैसे होती है, अनियमित आकार की। अनियमित आकार से मतलब कि एक इसमें छोटी कोशिका होती है, डायग्राम में दिखा रखा है, ये वाली कैसी होती है, छोटी कोशिका, एक कैसी होती है, बड़ी कोशिका होती है। इनमें से जो बड़ी कोशिका होती है वो प्रोथेलियल सेल्स कहलाती है। ठीक है, और जो छोटी होती है मूलाभास सेल कहलाती है। नाम से स्पष्ट भी, प्रोथेलियल सेल कि ये किसका निर्माण करती है, प्रोथैलस का निर्माण करती है। ठीक है, और जो छोटी कोशिका होती है मूलाभास सेल, ये किसका निर्माण करती है, मूलाभास का निर्माण करती है। तो इसमें यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो बीजाणु होता है अंकुरित होकर, इससे पहले हमने पढ़ा था भाई बीजाणुधान में इसका बीजाणुधान का स्फुटन होता है और बीजाणु मुक्त होते हैं। उसके बाद जो बीजाणु मुक्त होते हैं उनमें क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण होता है। तो बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अधो स्तर पर पहुंचकर तुरंत अंकुरित होते हैं, तुरंत अंकुरित होते हैं। अंकुरित किस प्रकार से होते हैं, हम बताया था कि जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्या कर लेते हैं, जो बीजाणु होते हैं जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो इनमें बीजाणु जल अवशोषित कर, जल अवशोषित कर फूल जाता है। अब जैसे ही जल अवशोषित करता है तो जो बीजाणु होता है इसकी जो बाह्य भित्ति होती है जिसको हम बाह्य चोल के नाम से भी जानते हैं वो क्या होती है, फट जाती है। भाई जो बीजाणु होते हैं
इसमें मुख्यतः 2 स्तर होते हैं, जैसे बाह्य चोल और अंत्यचोल। तो बाह्य चोल होता है, क्या होता है, फट जाता है जल अवशोषण होने पर। तो तथा बाह्य चोल या बाह्य भित्ति, बाह्य चोल फट जाती है इस समय इलेटर्स भी जो बीजाणु के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इलेटर्स होते हैं। जैसे ये अंकुरित होते हैं, जल अवशोषित करते हैं, तो इससे जो इलेटर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इस समय इलेटर्स भी भित्ति से अलग हो जाते हैं। उसके बाद बीजाणु में विभाजन होता है। तो बीजाणु में प्रथम विभाजन से 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 असमान सेल्स या कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है भाई, हमने बताया था कि बीजाणु में क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे 2 क्या बोलती है, असमान कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका कैसी होती है, बड़ी होती है, एक कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है। जो बड़ी वाली होती है किसका निर्माण करती है, प्रोथैलियल सेल का निर्माण करती है, और जो छोटी वाली होती है वो किसका, मूलाभास कोशिका का निर्माण करती है। बड़ी संतति कोशिका विभाजन द्वारा प्रोथैलस बनाती है, प्रारंभ में जो प्रोथैलस कैसा होता है भाई, हरा होता है। प्रोथैलस कैसा होता है, हरा रहता है। हरा क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिस कारण ये प्रारंभ में जो विभाजन होता है तो उसमें जो प्रोथैलस कैसा होता है, हरा होता है। तथा छोटी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं मूलाभास कोशिका। तो छोटी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट विलुप्त हो जाता है, या हरितलवक विलुप्त हो जाता है, और ये दीर्घित होकर मूलाभास बनाती हैं। जैसे मूलाभास सेल है ये, ठीक है, आगे क्या होती है, दीर्घित हो जाती है, मतलब लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और फिर जो मूलाभास जो कोशिकाएं होती है किसका निर्माण करती है भाई, यहाँ दिखा रखा है, मूलाभास का निर्माण कर लेती है। और ये ऊपर का भाग क्या हो गया, प्रोथैलस भाग हो गया। तो यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद ये होता है प्रोथैलस। अब इक्विसिटम के प्रोथैलस की बात करें तो जो प्रोथैलस का जो आकार और जो आकृति होती है इसकी वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है भाई। ठीक है भाई, जो प्रोथैलस होता है इसका जो आकार और जो आकृति होती है इसकी वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है कि हमें पता है कि बीजाणु अंकुरण होते हैं। ठीक है भाई, बीजाणु का अंकुरण होता है। तो जैसे कोई निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे कोई सीमित क्षेत्र होता है तो वहां क्या होगी, बीजाणु अधिक होते हैं, बीजाणु पास पास में पाए जाते हैं। और जब इन बीजाणुओं का अंकुरण होता है तो इनको प्रॉपर रूप से जगह नहीं मिल पाती। ठीक है, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, तंतु में हो जाते हैं। जो थैलस होता है इनका, इक्विसिटम का जो थैलस होता है कैसा होता है, तंतु के आकार का हो जाता है। ठीक है, कि जैसे सीमित कोई एरिया है, क्राइटेरिया है, उसमें अधिक बीजाणु होते हैं, जब उनका अंकुरण होता है तो कैसे हो जाते हैं भाई, उनका जो प्रोथैलस होता है तंतुवत होता है। लेकिन जब यही बीजाणु कहाँ हो, दूर दूर हो, जैसे बीजाणु कम मात्रा में हो या बीजाणु फैले हुए हो, दूर दूर हो, तो जब इनका अंकुरण होता है तो जो प्रोथैलस होता है आकार में बढ़ जाता है, मतलब ये पूर्ण रूप से अपने आकार को फैला लेते हैं
और ये जिनका जो प्रोथैलस होता है कैसा होता है, मोटा हो जाता है और कैसे थोड़ा गद्दीदार हो जाता है। तो यहाँ क्लियर है भाई कि जो प्रोथैलस का आकार क्या होता है वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब क्या होता है कि सीमित मात्रा में होते हैं, बीजाणु अधिक होते हैं, तो कैसे होता है प्रोथैलस तंतुवत होता है। लेकिन जब बीजाणु फैले हुए रहते हैं क्षेत्र में, जब उनका अंकुरण होता है तो वो कैसा मोटा थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रोथैलस का आकार, प्रोथैलस का आकार व आमाप मतलब इसका साइज, आमाप अंकुरण के समय कि जब बीजाणु अंकुरित होते हैं, अंकुरण के समय वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब उसके बाद बताया था कि जब बीजाणु सीमित स्थान में हो तो प्रोथैलस कैसा होता है, तंतुवत होता है। यदि सीमित स्थान में मतलब एक प्रकार से हम कहते हैं कम क्षेत्र में, सीमित स्थान में अधिक बीजाणु अंकुरित होते हैं, अधिक बीजाणु अंकुरित होते हैं, तो तंतु में प्रोथैलस विकसित होता है। प्रोथैलस कैसा कोई तंतुवत, तो तंतु में प्रोथैलस विकसित होता है। ठीक है। इसके अलावा यदि बीजाणु क्या होते हैं, दूर दूर अंकुरित होते हैं, बीजाणु दूर दूर अंकुरित होते हैं, तो अपेक्षाकृत मोटा व गद्दीनुमा प्रोथैलस बनता है, गद्दीनुमा प्रोथैलस बनता है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे जैसे प्रोथैलस मैच्योर अवस्था में आता है, तो प्रारंभिक अवस्था में हमने बताया था कि कैसे कलर का रहता है, भी हरे कलर का रहता है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में आता है तो ये प्रोथैलस कैसे होता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो परिपक्व प्रोथैलस हल्के भूरे रंग का पृष्ठधारी श्यान मतलब फैला हुआ, पृष्ठधारी पृष्ठ से जुड़ा हुआ, श्यान मतलब फैला हुआ पाया जाता है। ठीक है भाई। वह थैलसनुमा संरचना होती है, थैलसनुमा संरचना होती है। इसमें जो प्रोथैलस होता है, ये पूरा प्रोथैलस, इसकी जो निचली जो आधार सतह होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये मूलाभास पाए जाते हैं। तो प्रोथैलस के आधारी भाग पर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। प्रोथैलस की निचली सतह पर, प्रोथैलस की निचली सतह पर एक कोशिक मूलाभास पाए जाते हैं, एक कोशिक मूलाभास पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये अधोस्तर, ठीक है, अधो का मतलब क्या होता है, नीचा, जो नीचे का स्तर होता है मतलब उससे क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, अधो स्तर से संलग्न रहते हैं या चिपके रहते हैं, मतलब इनकी सहायता से ये चिपके रहते हैं।
यहाँ तक क्लियर है। ये जो प्रोथैलस होता है इस पर नर व मादा जननांग उत्पन्न होते हैं। इसमें जो प्रोथैलस होता है, इक्विसिटम का जो प्रोथैलस होता है इस पर नर व मादा जननांग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इक्विसिटम होता है इस पर नर व मादा जननांग उत्पन्न होते हैं। तो इसकी जो अधिकांश जो जातियां होती है, जो इक्विसिटम होता है इसकी जो अधिकांश जातियां उसमें होती हैं, उसमें जो प्रोथैलस होता है उभय लिंगाश्रयी प्रकार का होता है। उभय लिंगाश्रयी प्रकार का होता है। तो इक्विसिटम की जो अधिकांश जातियां होती हैं कैसी होती हैं? उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी का मतलब कि इसमें जो नर और जो मादा जो जननांग होते हैं वो एक ही थैलस पर या एक ही प्रोथैलस पर उत्पन्न होते हैं। तो इक्विसिटम की अधिकतर जातियों में, अधिकांश जातियों में जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है भाई? उभय लिंगाश्रयी होता है। प्रोथैलस से उभय लिंगाश्रयी होता है। उभय लिंगाश्रयी से मतलब कि इसमें नर जननांग क्या होता है? पुंधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी विकसित होते हैं। अर्थात जिस पर दोनों प्रकार के जननांग, जैसे नर जननांग पुंधानी व मादा जननांग स्त्रीधानी विकसित होते हैं। स्त्रीधानी विकसित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये होता है मतलब युग्मकोद्भिद में हम पढ़ रहे हैं युग्मकोद्भिद का विकास।